हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपका वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी आयन्स के अंदर जो है किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसके मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको जी मेंस में और नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्लास 12 में तो इसका इम्पोर्टेंस है ही, इसके अलावा और दूसरे जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वहाँ भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स। तो जनरली अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, सपोज करो हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है कि उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जिनका वैलेंसी सिंगल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं O-2, तो ये एक मोनोवैलेंट एटम नहीं है क्योंकि ये बाइवैलेंट एटम है, इसका वैलेंसी 2 है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ Cl-, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी 1 है और सोडियम प्लस इसका वैलेंसी भी 1 है। हाइड्रोजन या तो माइनस बनाता है या तो प्लस बनाता है, इसका वैलेंसी भी 1 है, इसका वैलेंसी भी 1 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन का, इसका वैलेंसी हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोनोवैलेंट एटम नहीं है। मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जिनका वैलेंसी 1 होता है। तो अब यहाँ बात करते हैं, हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके अंदर सपोज आपसे कहा जाता है फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन these molecules, number 1 CO2, number 2 SO3, number 3 H2SO4 और नंबर 4 हमें दिया गया है PCl5। ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का जब हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, उसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम CO2 की बात करते हैं। CO2 में हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज कार्बन इज ए सेंट्रल एटम इन CO2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ जब हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इन सेंट्रल एटम, यानी कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जैसा कि जानते हैं 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन देखें तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इज ए बाइवैलेंट एटम। सो यहाँ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 0 है, तो यहाँ हमारे पास 4/2 = 2 और 2 के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, यानी CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। 2 के लिए आपको मैं बता दूं, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्योंकि 2 का मतलब है 2, यहाँ एक sp और एक p, 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। 3 से मतलब है 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एक s और 2 p। अगर हमारे पास z का नंबर 2 आता है, z का नंबर 3 आता है, z = नंबर ऑफ एटम, तो हम कह सकते हैं अगर z का वैल्यू 4 आता है तो यहाँ एक s और 3 जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। z की वैल्यू यदि 5 आती है तो एक s, 3 pk और एक p का जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरीके से z का वैल्यू अगर 6 आता है तो एक s का ऑर्बिटल, 3 pk ऑर्बिटल, dk जो है 2 ऑर्बिटल, यानी 1, 3, 4 and 2, 6 ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यदि z का वैल्यू 7 आता है तो यहाँ s का एक ऑर्बिटल, pk 3 ऑर्बिटल और dk 3 ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। तो इस तरीके से हम z का वैल्यू कैलकुलेट करके हम जो है यहाँ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा SO3। SO3 में मुझे इस सल्फर का जो है हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आई हैव ए फॉर्मूला हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो सल्फर के अगर हम देखें तो सल्फर की वैलेंस शेल में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट शेल में 6, यानी हम कह सकते हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो यहाँ 6 प्लस मोनोवैलेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यहाँ इसके पास कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो यहाँ हम 0 रखते हैं। तो 6/2 = 3 और 3 के लिए हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, यानी यहाँ SO सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसी तरीके से हमें H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन नंबर पूछा गया, तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन नंबर यहाँ निकालते हैं 1/2 और सल्फर का यहाँ सेंट्रल एटम सल्फर है तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ हाइड्रोजन इसके पास 2 मोनोवैलेंट एटम है इसलिए +2, तो ये हो गया हमारे पास 8/2 = 4 और 4 के लिए यानी यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर sp3। इसी तरीके से हम PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। PCl5 में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो 1/2 फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल एटम और फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल एटम है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट एटम, इट मींस 5 आल्सो, तो 5 5 10 10/2 यानी 5 और 5 है इसलिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी
कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का हम हाइब्रिडाइजेशन जो है इस फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। चलो हम बात करते हैं यदि हमारे पास कोई नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन का हमें नेगेटिव आयंस का हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। नेगेटिव आयंस नेगेटिव आयंस का जब हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, तो नेगेटिव आयन का हाइब्रिडाइजेशन भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन जितना उसके ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ ऐड कर देंगे, यानी +1 या +2 जो भी होगा। तो यहाँ जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन NO3- SO4-2। तो यहाँ हमें NO3 के अंदर नाइट्रोजन यानी ये नेगेटिव आयंस है, यहाँ हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम NO3 की बात करते हैं। NO3- क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हम कह सकते हैं मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +0 एंड 1- इट मीन्स +1। तो यहाँ हम +1 कर देते हैं। यहाँ तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 और 3 के लिए हम कहेंगे sp, यानी यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है। इसी तरीके से हम सल्फेट के अंदर काउंट कर लें। सल्फेट में हम काउंट करते हैं 1/2। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं है, यहाँ -2 चार्ज है, तो यहाँ हम +2 रखेंगे, यानी क्या हम कह सकते हैं चार्ज ऑन Ni। चार्ज ऑन Ni -2 है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस में वैल्यू लेंगे, और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस में वैल्यू लेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने +2 कर दिया, ये हमारे पास हो गया 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो यहाँ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नेगेटिव आयंस का जो है, नेगेटिव आयंस के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसका इस फॉर्मूले के थ्रू जो है हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ पॉजिटिव आयन की बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयंस का जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, उसके किसी सेंट्रल एटम का जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ चार्ज ऑन कैटायन कर देते हैं, चार्ज ऑन कैटायन
और पॉजिटिव आयन के लिए जो चार्ज ऑन कैटायन होगा ये माइनस में लिया जाता है इन नेगेटिव वे। Question number 3. Find out the hybridization of central atom in NH4 plus and Cr NH4 plus। तो यहाँ हम जब इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं NH4 के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन 1/2 नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है इसलिए यहाँ 4 और चार्ज प्लस पॉजिटिव आयन के लिए जो चार्ज ऑन कैटायन लिया जाता है वो माइनस में लिया जाता है तो यहाँ -1। तो ये हमारे पास 1/2 9 -1 इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज करके आप जो है बहुत ही इजी वे के अंदर चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे नेगेटिव आयन हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, उसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की मैं आपको और बताता हूं। इफ मॉलिक्यूल कंटेन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हम किस तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। आपसे कहा जाता है कि ईच एंड एवरी कार्बन पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि यहाँ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कार्बन नंबर 1 का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं नंबर 1। तो यहाँ हम जब कार्बन नंबर 1 पर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं अगर 0 पाई बॉन्ड है, ऐसा आइटम जिसके पास 0 पाई बॉन्ड होता है यानी कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नंबर sp3 काउंट किया जाता है। 1 पाई बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और 2 पाई बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 काउंट किया जाता है। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 के पास
कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी जीरो पाई बॉन्ड है, यानी हम कह सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ इस कार्बन के पास देखें तो X, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और आपको पता है एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, जबकि डबल बॉन्ड के अंदर जो है ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ हम सेकेंड कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ हम देखते हैं इसके पास दो पाई बॉन्ड मिलते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है sp। तो यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp होगा। इस कार्बन के पास देखें, इस कार्बन के पास भी एक ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसके पास एक दो पाई बॉन्ड मौजूद है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। कार्बन नंबर अगर हम 4 देखें तो कार्बन नंबर 4 के पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन नंबर 5 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होता है। इसी तरीके से अगर हम 6 नंबर का कार्बन एटम की बात करते हैं तो यहाँ भी इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज ऑल्सो हैव ए sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करके अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इस शेयरिंग के थ्रू वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी लेवल पर अपने मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, जिन्हें हम ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी जो होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम ये पता करते हैं कि किस मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो नेगेटिव आयन हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, हम उसके सेंट्रल एटम का जो है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।